तो स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हैवी मेटल पोल्यूशन। हैवी मेटल, अगर हम किसी मेटल को कहते हैं तो उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जिसकी बेस पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि दीज मेटल्स आर हैवी मेटल्स। दोज मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, poisonous even at very low concentration and they are non degradable। उनको बायोलॉजिकली या केमिकली डिग्रेड करने के लिए हमें एक प्रोसेस या टेक्निक की तरफ जाना पड़ता है, इजीली वो डिग्रेड नहीं होती। तो ऐसी मेटल्स को हम जो है वो हैवी मेटल कहते हैं। अगर हम जो है वो कंसाइज इसकी डेफिनेशन देखें तो दो मेटल्स एलिमेंट्स विद एटॉमिक डेंसिटी ग्रेटर देन 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर उनकी डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो अब हम उनको कहेंगे कि ये हैवी मेटल है। डिफरेंट जो इसकी कैटेगरीज हैं जिसमें जो लिस्ट अगर देखें तो दोज आर आर्सेनिक, लेड, मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, निकल, सिल्वर एंड जिंक। ये ऐसी कुछ हैवी मेटल है, इनका हमें जो है वो लो कंसंट्रेशन पे हमारे लिए ये बेनिफिशियल है, हमारे लिए एसेंशियल है। बट जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारे लिए जो वो पॉइजनस में या पोल्यूशन की कैटेगरी में चली जाती हैं। जो इनके कुछ एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें जो आयरन है दैट इज़ द पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, तो इसलिए हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनमें HB जिन पेशेंट की बहुत ज़्यादा होती है उनको जो है वो इसी आयरन की जो है वो लिक्विड फॉर्म में यानी कि उनको जो है वो बोटल्स लगाई जाती हैं जिसमें जो है वो यही इंक्लूड होता है आयरन। और ये फिर हमारे पास यहाँ फिर सेकेंडली हमारे पास कॉपर है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द हीमोसाइनिन। ये इनवर्टिब्रेट के अंदर जो होता है वो इसकी ज़रूरत होती है। कोबाल्ट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द विटामिन B12 के लिए, ये कि विटामिन के लिए बहुत ज़रूरी है और इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड है रेड ब्लड सेल से। और अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से जो है वो एक डिजीज़ दैट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ रेड ब्लड सेल, और उसको कहते हैं एनीमिया। तो ये एनीमिया हो जाती है और अगर हम कोबाल्ट को साथ उसको ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली जो एनीमिया की डेफिशिएंसी है, जो एनीमिया डिजीज़ है वो कंट्रोल कर सकेंगे हम। इसके बाद जिंक है हमारे पास। जिंक जो है वो भी लो कंसंट्रेशन में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि दैट इज़ द कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स और ड्रग्स लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स, ये उसका भी पार्ट है। और स्टील को गैल्वेनाइज करने के लिए भी जिंक इस्तेमाल होता है और इसको जब डिफरेंट मेटल के साथ मिलाकर अलॉयज भी बनाते हैं। एंड दैट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ द बैटरीज, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल भी होता है। तो इस तरह ये जो पोल्यूशन वाली मेटल्स हैं हैवी मेटल, ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं बट लो कंसंट्रेशन पे हमारी बॉडी के लिए, या हम इनको डिफरेंट जो है वो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। जबकि अगर इनकी कंसंट्रेशन उससे ज़्यादा हो जाएगी तो डेफिनेटली दोज विल बी पोल्यूटेड और इसका हम कहेंगे हैवी मेटल पोल्यूशन। हैवी मेटल को ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया हमारे पास। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट की फॉर्म में भी हमारे लिए ज़रूरी है दैट इज़ कोबाल्ट, कॉपर, जिंक और आयरन। या माइक्रो न्यूट्रिएंट लाइक कॉपर, निकल, क्रोमियम एंड आयरन। एंड टॉक्सिक कुछ एलिमेंट्स भी हैं लाइक कैडमियम, लेड, सिल्वर और मरकरी। और अगर इन सब में देखा जाए तो मरकरी जो है वो हाईली टॉक्सिक एलिमेंट है। एंड कुछ प्रीशियस एलिमेंट में लाइक प्लेटिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड, इनको भी हैवी मेटल कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो डेंसिटी है वो 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो जब हम इसे डिफाइन करेंगे तो डेफिनेटली हमें जिस पर डेफिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा वो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखी कि द मेटल हैविंग डेंसिटी ग्रेटर देन 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये जो हैवी मेटल होती है ये हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से आती है, तो इसके लिए 2 प्रोसेस है। एक है बायो एक्यूमुलेशन। इसका मतलब है कि ये जो हैवी मेटल्स होती हैं ये इन प्लांट्स के अंदर लाइक ये फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर या ये स्मॉल फिश के अंदर जब ये पोल्यूटेड वाटर को जब वो इनगल्फ करेंगी रेस्पायर करने के लिए तो ये इनके अंदर डिपॉजिट होता जाएगा, एक्यूमुलेट होती जाएगी ये हैवी मेटल। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। द पोल्यूशन लाइक हैवी मेटल्स आर कंजर्वेटिव पोल्यूटेंट्स, यानी कि ये कंजर्व रह जाते हैं, ये बायोडिग्रेड नहीं होते, जिसको इसके हमने पहले करेक्टरिस्टिक्स में देखा था। एंड आर बिल्ड अप इन ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम एंड दिस बिल्ड अप प्रोसेस इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन, यानी ये जमा हो जाते हैं। द नेक्स्ट प्रोसेस बायो मैग्निफिकेशन।
अब किसमें क्या होगा, मैग्नीफाई हो जाता है, यानी कि इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। वो ज़्यादा कैसे हो जाती है, देखिए यहाँ पे ये आपको फाइटोप्लैंक्टॉन्स नज़र आते हैं, ये वाटर नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये एक्वेटिक इकोसिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ से ये इस फिश के अंदर जाएगा, इस फिश को डेफिनेटली ये स्मॉल फिश को ये लार्जर फिश खाएगी, और लार्जर फिश को ये लार्जेस्ट फिश खाएगी। तो ये देखिए इनकी क्वांटिटी जो है वो हैवी मेटल की वो ज़्यादा होती जा रही थी। इस प्रोसेस को कहते हैं मैग्नीफिकेशन। और इसी फिश को अगर जो है ये ह्यूमन जो है वो एज अ टॉप कंज्यूमर यहाँ पे इसको कंज्यूम करेगा, तो यही वाली जो हैवी मेटल है ये इस द लास्ट कंज्यूमर दैट इज द ह्यूमन के अंदर चली जाएगी। तो इस तरह ये जहाँ पे देखें इसकी क्वांटिटी कम है, यहाँ पे क्वांटिटी मैग्नीफाई हो गई है, ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे क्वांटिटी और मैग्नीफाई हो गई है और ज़्यादा हो गई है, और ये सारी क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे ये जो एंड कंज्यूमर खाएगा यहाँ पे इसके अंदर चली जाएगी। तो ये इसकी क्वांटिटी का ज़्यादा हो जाना दैट इज़ मैग्नीफिकेशन, और ये इस फूड चेन के अंदर एड अप होती जा रही है, इस वजह से इसको कहते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। इसको अगर डेफिनेशन में देखें तो एनिमल फीडिंग ऑन बायोअक्यूमुलेटर टेक इन अ हायर लेवल ऑफ कंटेमिनेंट। ये हायर लेवल, ये देखिए यहाँ पे ये 2 पार्ट दिखाए गए, यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 to 12 है, और यहाँ से ये मैग्नीफाई होती जा रही है। एंड दस एनिमल दैट अ हायर ट्रॉफिक लेवल ऑब्टेन अ हायर कंसनट्रेशन ऑफ टॉक्सिक मेटल, और इस प्रोसेस को कहते हैं, इस फिनोमिना को कहते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ह्यूमन जो है वो इससे एक्सपोज होते हैं डेफिनेटली, जब वो इनहेल करेंगे फ्यूम्स को, डस्ट को या वेपर्स को जिसमें हैवी मेटल प्रेजेंट होगी, या फिर ऐसा वो फूड या ड्रिंक लेंगे जिसमें हैवी मेटल के ट्रेसेस होंगे, तो वो उनमें बायो मैग्नीफाई होकर वो क्वांटिटी जो है वो इन हैवी मेटल की ज़्यादा होती जाएगी। फाइटोटॉक्सिक कंसनट्रेशन ऑफ हैवी मेटल्स आर कम्युलेट इन क्रॉप वेजिटेबल ड्यू टू द कंटिन्यू यूज ऑफ सच अनट्रीटेड सिटी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होगा उसको, जो हैवी मेटल वेस्ट वाले वाटर को जो है वो वेजिटेबल्स को या फिर क्रॉप को इरिगेट करने के लिए यूज़ करेंगे, तो वो क्रॉप के अंदर और फिर क्रॉप से जो है वो फूड चेन के अंदर चला जाएगा। लेकिन जब अगर ये एक्सेसिव इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होगा जिसके अंदर हैवी मेटल होंगे, तो सॉइल की जब कैपेसिटी जो है वो फुल हो जाती है इन हैवी मेटल को या वाटर को रिटेन करने की, तो फिर उसके बाद ये होता है कि ये जो है वो वाटर सीप हो जाता है, लीच डाउन हो जाता है इन द ग्राउंड वाटर, और इस वजह से ग्राउंड वाटर के अंदर जो है वो इससे हैवी मेटल की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। एंड दिस ग्राउंड वाटर इज़ अनेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ एंड इट काज वेयर वाटर बॉर्न डिजीज़ लाइक हेपेटाइटिस, मलेरिया, कॉलरा, टाइफाइड, और इस तरह के ये पोल्यूटेड वाटर को कंज्यूम करने से जो है वो ह्यूमन के अंदर डिसीज़ हो जाएंगे। तो ह्यूमन जो है वो 2 तरह से इनहेलिंग और इंजेस्टिंग, 2 तरह से जो है वो इन हैवी मेटल से एक्सपोज होता है। अगर इसके हम सोर्सेज देखें तो ये 7 लिस्टेड सोर्सेज हैं। वोल्केनिक इरप्शन से हो सकती है, सॉइल इरोजन से, फाइन कोलाइडल पार्टिकल्स इन एयर, मेटल फिनिशिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर, माइनिंग और स्मेल्टिंग एक्टिविटीज़, ये स्मेल्टिंग एक्टिविटी में जो हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एफ्लुएंस फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है उसमें जो है वो डिफरेंट टेक्सटाइल मटेरियल्स को कलर करने के लिए जो हैवी मेटल यूज़ होती हैं, और वो कलर वाला मटेरियल जो है जब वॉश आउट होता है एफ्लुएंट्स के अंदर, तो वहाँ पे हैवी मेटल्स चली जाती हैं। या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी अगर हम फ्यूल्स ऐसे यूज़ करते हैं जिसके अंदर हैवी मेटल के कंटेंट हैं, तो वो फ्यूल के बर्न होने के बाद जो है वो एफ्लुएंट्स में चले जाएंगे। अगर हम इनको 1 by 1 देखें तो वोल्केनिक इरप्शन इज वन ऑफ द मेजर नेचुरल सोर्स ऑफ हैवी मेटल पोल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर जो है वो अदर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, और इनके साथ साथ जो है वो हैवी मेटल लाइक लेड, मर्करी, गोल्ड, आर्सेनिक, जिंक, कॉपर, ये भी जो हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज होते हैं। सॉइल इरोजन से भी होता है डेफिनेटली, वाटर और विंड इरोजन से जो है 2 प्रोसेस जो जिसकी वजह से सॉइल इरोड होती है, और ये हैवी मेटल जो सॉइल पार्टिकल्स के साथ या सेडिमेंट्स के साथ बाउंड होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डिफरेंट सॉइल में जब सॉइल इरोड होकर जाती है, और समटाइम्स हैवी रेनफॉल काजेज दीज सेडिमेंट बाउंडेड बाय हैवी मेटल टू बी डिपॉजिटेड टू नियर बाई रिवर, और ये वाटर के अंदर चले जाएंगे, और ये इस तरह से जो वाटर है वो हैवी मेटल से पोल्यूटेड हो जाएगा। वो वाली सॉइल जिसके अंदर हैवी मेटल के कंटेंट मौजूद हैं सेडिमेंट्स के अंदर, और वो जब इरोड होकर जाएगा तो वो अपने साथ हैवी मेटल को भी रिवर्स के अंदर ले जाएगा। फाइन कोलॉइडल पार्टिकल इन द एयर कैरिंग हैवी मेटल्स आर स्मोक में डिपॉजिट ऑन द लीफ सरफेस, और जब लीफ सरफेस से जो है वो स्टोमेटा के जरिए ये प्लांट बॉडी के अंदर चले जाएंगे, और प्लांट बॉडी से ये डेफिनेटली जो हैं वो जो स्टोमेटा से और फिर ये फूड चेन का पार्ट बन जाएंगे। मेटल फिनिशिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस,
इसमें हम क्या करते हैं, मेटल की सरफेस को जो है वो स्मूथ करने के लिए, हम उसको फिनिशिंग करने के लिए जो है उसके जो है वो स्क्रबिंग करते हैं, तो इस वजह से, या कोटिंग करते हैं प्रोटेक्टिव लेयर की with another metal, and these process release toxic heavy metal into the waste water। और जब हम इसको साफ़ करते हैं, यानी रिंजिंग करते हैं, स्पिलिश करते हैं, इस वजह से जो है वो वाटर में चली जाती हैं हैवी मेटल, और फिर वाटर से ये वाटर बॉडी के अंदर चली जाती हैं। माइनिंग एंड स्मेल्टिंग एक्टिविटीज़ आर द मेन सोर्स ऑफ हैवी मेटल पोल्यूशन। Water, soil, air, plantation contain large amount of toxic metal in nearby areas of mining and smelting activity। जहाँ से हम स्मेल्टिंग मतलब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, या माइनिंग में हम मेटल को जो है वो सॉइल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इन दोनों प्रोसेस में जो है वो हैवी मेटल सॉइल, वाटर और एयर में चली जाती हैं। एफ्लुएंट फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें ये बात होती है कि हम क्या करते हैं, डाइंग करते हैं, यानी कलरिंग करते हैं कपड़ों की, और उनकी कलरिंग के लिए जो वो टॉक्सिक हैवी मेटल यूज़ होते हैं। और जब ये कलरेशन प्रोसेस इंक्लूड क्रोमियम, कॉपर, लेड, निकल विच आर वेरी टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक, और ये हम इनमें कलरेशन में यूज़ करेंगे, और ये सारे प्रोसेस जो वो जब वेस्ट वाटर के अंदर चले जाएंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट डिस्चार्ज हैवी मेटल लाइक जिंक एंड कॉपर एंड एफ्लुएंट कंटेनिंग हैवी मेटल डिस्चार्ज इनटू द सरफेस वाटर, और ये सरफेस वाटर से ये एक्वेटिक सिस्टम को जो है वो पल्यूट कर देंगे। अगर हम चार्ट की शक्ल में देखें तो ये इसमें बताया गया कि कौन कौन से सोर्सेज में, लाइक माइनिंग, स्मेल्टिंग, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, कोरोजन, वेस्ट डिस्पोजल एंड फॉसिल फ्यूल्स एंड एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जिसमें हम जो है वो पेस्टिसाइड, फंजीसाइड यूज़ करते हैं, उनके अंदर भी हैवी मेटल एज अ कंटेंट यूज़ होता है उसमें। अगर इसके हम इफेक्ट देखें तो हम इसके बार बार इसी में यही डिस्कस करें कि ये जो है वो वाटर को, एक्वेटिक बॉडी को जो है वो पोल्यूट करते हैं, तो हम इसका जो इफेक्ट देखेंगे वो वाटर बॉडी के ऊपर, और सॉइल और प्लांट के ऊपर, और ह्यूमन के ऊपर ख़ास तौर पे जो है वो देखेंगे। सॉइल में देखें तो प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द सॉइल पोल्यूटेड विद हैवी मेटल शो लेस सीड जर्मिनेशन, डिक्रीज इंजाइम एक्टिविटी, क्योंकि ये इंजाइम्स को भी सप्रेस कर देंगे जब उसके अंदर, प्लांट के अंदर चले जाएंगे, एंड इन स्टंटेड ग्रोथ, इससे प्लांट की जो वो ग्रोथ बहुत कम होगी। क्लोरोसिस होगी, मतलब उनका जो है वो क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा, येलोइंग ऑफ लीफ हो जाएगी, एंड डैमेज टू द रूट टिप, रिड्यूस वाटर एंड न्यूट्रिएंट अपटेक, और इस वजह से जो है वो स्टंटेड ग्रोथ, मतलब उनकी ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, और वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर सकेंगे, और वो शॉर्ट या डवार्फ रह जाएंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हैवी मेटल। ऑन वाटर बॉडी, प्रेजेंस ऑफ लेड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम डिक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट, और जब वाटर के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट कम होंगे तो डेफिनेटली ये फिश के लिए, क्योंकि उसने वहीं से रेस्पायर करना है, तो उसके लिए ये जो है वो ड्रास्टिक होगा, एंड द यंग फिश इज़ मोर वल्नरेबल, एंड द डेफिशिएंसी में काज द ब्लैकनिंग ऑफ द टेल ऑफ द यंग फिश, उनकी जो टेल है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से वो ब्लैक हो जाएगी। ह्यूमन्स की तरफ देखें तो इसमें क्रोनिक काजिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, स्टोमेटाइटिस, इसमें जो माउथ पार्ट है वो स्वेल हो जाते हैं, डायरिया है, मतलब हैज़ा हो जाता है, हीमोग्लोबिनेरिया, हीमोग्लोबिन का जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, वॉमिटिंग और कन्वर्जन में मतलब उनके जो मसल की कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन है वो कंट्रोल्ड नहीं होती ह्यूमन की, इसलिए ये समझे इसमें जो है उसको फिट्स का इफेक्ट होता है, मतलब उसको दौरे पड़ते हैं, वो अपने मसल्स को जो है वो और अपने जो बॉडी के उसके मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इस वजह से ये इश्यू हो जाता है ड्यू टू द हैवी मेटल, एक्यूट और क्रोनिक जो डिसऑर्डर में आता है ह्यूमन के ऊपर। फर्दर इंडिविजुअली बाई मेटल देखें तो कैडमियम में दैट इज़ द हाईली टॉक्सिक एट इवन एट लो कंसनट्रेशन एक्सक्यूज मी, and a long term exposure to it may cause renal dysfunction, lung disease, ऑस्टेमलेशिया, ऑस्टेप्रोसिस, जिसमें बोन्स होती हैं वो भुरभुरी सी हो जाती हैं, मतलब थोड़ी सी चोट लगने से भी जो है बोन्स टूट सकती हैं, मायोकार्डिक डिसफंक्शन एंड सिवियर एक्सपोजर में लेड टू पल्मोनरी एडीमिया एंड इवन डेथ। पल्मोनरी एडीमिया को मतलब ये पल्मोनरी जो वेन्स होती हैं ये स्वेल हो जाती हैं, तो ये जो है वो ये भी डिसऑर्डर इसी में आता है। लेड accumulated in the soft tissue of the children causing stunted growth, ये चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी स्टंटेड ग्रोथ, उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, लर्निंग डिसेबिलिटी, उनका नर्वस सिस्टम ख़राब हो जाएगा, और क्योंकि उन्होंने ही तो लर्निंग प्रोसेस से गुजरे होते हैं तो लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है ड्यू टू द लेड, और एंटी सोशल बिहेवियर भी उनका इस वजह से होगा। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। अगर कॉपर को देखें तो इसके भी इफेक्ट एसेंशियल एलिमेंट है हमारे लिए, बट इस हाई कंसनट्रेशन जो हो जाएगी तो ये लीवर सिरोसिस,
मतलब लीवर जो होता है वो जिगर सुकड़ जाता है, एंड अनीमिया दैट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल, और किडनी जो है वो डैमेज हो जाएगा ड्यू टू द अकोमोडेशन ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर. Zinc is a component of many enzymes like carbonic anhydrase, alkaline phosphatase, alcohol dehydrogenase, इन सब का ये पार्ट है. बट जब इसकी हाई कंसनट्रेशन होती है दैट इज रिजल्ट इन द ग्रोथ है रिप्रोडक्शन इम्पेयरमेंट. क्लिनिकल साइंस ऑफ जिंक टॉक्सिसिटी आर डायरिया, वॉमिटिंग, अनीमिया, आई इरिटेशन एंड ब्लडी यूरिन. ये इस जिंक की एक्सेसिव अमाउंट की वजह से हो सकते हैं. मर्करी दैट इज़ द हाईली टॉक्सिक, ये फिर ब्रीड करो सबसे, जब हाई टॉक्सिक पूछा जाएगा हैवी मेटल में दैट इज मर्करी. एंड मेटल फॉर द ह्यूमन टॉक्सिसिटी सिम्टम्स ऑफ मर्करी डिपेंड अपॉन इट्स फॉर्म इंजेस्टेड, क्योंकि ये दो फॉर्म में होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. अगर ऑर्गेनिक देखा जाए तो दैट इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और एक्रोडेनिया, और इनऑर्गेनिक फॉर्म में होगा तो दैट इज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर ये काज करता है. आर्सेनिक अगर हाई लेवल में होगा तो ये कोगुलेट विद द प्रोटीन, और ये प्रोटीन को और एंजाइम के फंक्शन को डैमेज करेगा. डेफिनेटली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, और जब ये प्रोटीन के साथ कोगुलेट हो जाएगा, लग जाएगा, जुड़ जाएगा, तो फिर ये उसकी डिसफंक्शनिंग को कॉज करेगा. मिनीमेटेड डिजीज इंसिडेंट्स हुआ था कि 1950s में जापान में, और ये इसमें क्या हुआ था कि लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मर्करी वेस्ट जो था उसको डंप कर दिया गया था मिनामेटा बे के अंदर, यानी वाटर बॉडी के अंदर, और वहाँ से ये मर्करी इसके अंदर मौजूद था जो वेस्ट ऑर्गेनिक मर्करी का था. तो और ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट वाली जो मर्करी थी इसको कंज्यूम किया था फ़िश ने, और ये फ़िश जो है वो जब ह्यूमन ने कंज्यूम किया तो उनमें से जो प्रेग्नेंट वुमेन थी और उनको इसने इफ़ेक्ट किया, जिसकी वजह से न्यू बॉर्न जो थी दोज वर बॉर्न विद सिवियर नर्व डैमेज, एंड इट वाज नोन एज फैटल मिनीमेटा डिजीज़. जो न्यू बॉर्न बेबी थे उनकी जो नर्व थी वो डैमेज थी, जिन्होंने इस फिश को फीड किया था, जिसने जो है वो ऑर्गेनिक मर्करी वाला जो वेस्ट है उसके ऊपर फीड किया था. तो ये नीचे फिगर के अंदर जो है वो डिफरेंट मर्करी की, एलिमेंटल मर्करी, इनऑर्गेनिक मर्करी एंड ऑर्गेनिक मर्करी कंपोनेंट, ये यहाँ पे इसको शो करवाया गया. और ये जो है इसके प्रोसेस है कि ह्यूमन इससे किस तरह से एक्सपोज हो सकता है. ये टॉक्सिक कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि क्योंकि ये लॉन्ग परसिस्टेंस होती हैं और इनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है. ये बायो कम्युलेशन और बायो मैग्नीफिकेशन हो जाती है इसकी. क्रोनिक एंड सब लीथल इफेक्ट भी होते हैं इनके लो कंसनट्रेशन में, और ये इनका ख़ास तौर पे जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है. तो ये चार्ट में इसको देख सकते हैं. या नेक्स्ट ये कुछ जो सबसे टॉक्सिक मेटल्स हैं उनके लिए ये चार्ट है कि इसमें मर्करी, कैडमियम, लेड, आर्सेनिक जो हैं उनके डिस्क्रिप्शन क्या क्या, ये किस तरह से डैमेजिंग है हमारे लिए, इनके सोर्सेज कौन कौन से हैं, और इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं हेल्थ के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर ख़ास तौर पर, वो किस तरह से हैं. ये इसके लिए ओवरव्यू के लिए एक हैवी मेटल का चार्ट है, आप इसे भी देख लीजिएगा. अगर हम इसके कंट्रोल मेजर या रेमेडीज़ की तरफ चलें तो इसको रेमेडीज़ इसको कंट्रोल कर सकते हैं बायोलॉजिकल मीन और केमिकल मीन. इसमें दो तरह से है, एक है इंट्रेंसिक और नेचुरल रेमिडिएशन. इसमें हम बायोलॉजिकल एजेंट या माइक्रोब को यूज़ करते हैं विदाउट एनी इंजीनियरिंग स्टेप, और यानी कि हम नेचुरल फॉर्म में इसको इस तरह से यूज़ करते हैं कि वो हैवी मेटल को, पोल्यूशन को रिड्यूस कर सके, मिनिमाइज़ कर सके, या इसकी रेमिडिएशन कर सके. तो इसको कहते हैं नेचुरल और इंट्रेंसिक रेमिडिएशन. अगर हम इन्हीं माइक्रोब्स को, इन्हीं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली इंजीनियर करते हैं ताकि ये अपनी जॉब जो है वो ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर सकें, तो इस वाले इंजीनियरिंग जो माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं, इस रेमिडिएशन को हम कहते हैं इंजीनियर्ड और इन्हांस्ड माइक्रोबियल रेमिडिएशन, क्योंकि हमने इसकी रेमिडिएशन एबिलिटी को, माइक्रोब्स की पावर को जो है वो इन्हांस कर दी, इसलिए इसको इन्हांस्ड माइक्रोबियल रेमिडिएशन कहते हैं. अब ये माइक्रोबियल रेमिडिएशन क्या है, इसमें हम रीस्टोर करते हैं क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट इन साइट और ऑफ साइट यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए इसको माइक्रोबियल रेमिडिएशन कहते हैं. और ये दो तरह से होती है, तीन तरह से इसमें बायो एगमेंटेशन, बायोसॉर्प्शन एंड बायोस्पर्जिंग, या इसको एयर स्पर्जिंग भी कहते हैं. अब ये प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, इसमें बायो ऑगमेंटेशन. ये जो बायोगमेंटेशन है इसमें जो माइक्रोबियल स्ट्रेन है जिसकी डिग्रेडेशन फैक्टर पहले से ही मौजूद है, उसका हम जो है वो उसके जो ये वाला प्रोसेस, डिग्रेडेशन वाला प्रोसेस, हम उसको इन्हांस कर देते हैं. दिस प्रोसेस मोस्टली यूज्ड इन स्लैच बायोरिएक्टर एंड म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट. जो बायोसॉर्प्शन है
इसमें जो माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, और ये क्योंकि ये मेटल है, मेटल तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज माइक्रोबियल सेल की जो मेम्ब्रेन है और ये पॉजिटिवली चार्ज हैवी मेटल आयन है, तो उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगी, रोक लेगी, इसको इमोबिलाइज कर लेगी, इसलिए इस प्रोसेस को इमोबिलाइजेशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन और जो इनकी जो पॉजिटिव चार्ज हैवी मेटल है वो आपस में जुड़ जाते हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, जिस वजह से अब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए इसको बायोसॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन से है तो ये बायोसॉर्प्शन भी कहते हैं इसको। बायोस्पर्जिंग या एयर स्पर्ज, एयर स्पर्ज में हम क्या करते हैं, क्योंकि ये माइक्रोब हैं, दोज रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो हम इसमें क्या करते हैं, प्रेशराइज्ड एयर से इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो इंजेक्ट करते हैं, इन्वॉल्व इंजेक्टिंग प्रेशराइज्ड एयर इनटू द वाटर, और इस वजह से इनकी जो एरोबिक बैक्टीरिया होंगे उनकी ग्रोथ प्रमोट होगी, और जब इनकी ग्रोथ प्रमोट हो जाएगी तो डेफिनेटली ये जो बैक्टीरिया हैं ये हैवी मेटल को डिग्रेड करने के प्रोसेस को जो है वो स्टिमुलेट कर देंगे ज़्यादा अच्छे से। फाइटो रेमिडिएशन इसमें सेकेंडली बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस फाइटो रेमिडिएशन में हम प्लांट्स को यूज़ करते हैं, दैट इज इन सिचु ट्रीटमेंट ऑफ कंटेमिनेंट्स बाय प्लांट, और ये जो प्लांट के ट्रीटमेंट होगी दैट इज फाइटो रेमिडिएशन, ये फर्दर जो है वो 6 टाइप्स की है, दैट इज राइजोफिल्ट्रेशन, ये राइजोफिल्ट्रेशन मतलब उसकी जो रूट्स है ये फिल्टर कर देती हैं हैवी मेटल को। राइजो डिग्रेडेशन, इसमें जो रूट्स हैं वो कुछ ऐसे इंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो हैवी मेटल को बाहर राइजोस्फीयर के अंदर डिग्रेड कर देते हैं। इसमें फाइटो एक्सट्रैक्शन है, फाइटो स्टेबलाइजेशन है, दैट इज़ जिसको इमोबिलाइजेशन भी कहते हैं, फाइटो वोलेटाइलाइजेशन है जिसमें हैवी मेटल को जो है वो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के अंदर वोलेटाइल कर देते हैं, या फाइटो डिग्रेडेशन है, इसमें प्लांट इसको जो है वो एक ऐसी फॉर्म में डिग्रेड कर लेते हैं जो कि ज़्यादा लीथल नहीं होती है। तो ये इसके जो 6 प्रोसेस हैं इनको फर्दर इसमें देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, दैट इज़ द राइजोफिल्ट्रेशन involve the breakdown of organic contaminants by microbes in roots of the aquatic terrestrial plant। तो ये roots के सिस्टम के अंदर ही इसको डिग्रेड करते हैं, इसलिए इसको राइजोफिल्ट्रेशन कहते हैं। राइजो डिग्रेडेशन, that the plant release natural substances like amino acid, fatty acid, sterols and other byproducts रूट्स के ज़रिए से राइजोस्फीयर में ये कर भेजते हैं, एंड देयर बाई सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द माइक्रोब्स, ताकि माइक्रोब्स जो हैं ये अमीनो एसिड और फैटी एसिड को यूज़ करते हुए बायोलॉजिकली इन हैवी मेटल को डिग्रेड कर सकें। इनके से फाइटो स्टेबलाइजेशन, जिसमें फाइटो स्टेबल या फिर इमोबिलाइज, यानी कि ये उसको हैवी मेटल को राइजोस्फीयर के अंदर स्टेबल कर देते हैं या इमोबिलाइज कर देते हैं ताकि ये फूड चेन का पार्ट ना बने, ताकि ये प्लांट का पार्ट ना बने, तो इसलिए इसको इमोबिलाइजेशन भी कहते हैं, इमोबिलाइज कर देना इसने। रूट्स लिमिट द मोबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द कंटेमिनेंट, ट्रीज हु ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड ग्रासेस विद द फाइब्रस रूट सिस्टम जो होते हैं वो इस प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। फाइटो एक्सट्रैक्शन, मेटल अकमलेटिंग इन प्लांट लाइक सनफ्लावर और मस्टर्ड जो होते हैं यूज फॉर द कंसनट्रेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ द हैवी मेटल, ये पहले क्या करते हैं, इन मेटल को ऑब्जॉर्व करते हैं, उनकी कंसनट्रेशन उनमें ज़्यादा हो जाती है और फिर इसको ये ट्रांसलोकेट कर देते हैं शूट के या लीफ के अंदर, इसलिए इनको कहते हैं फाइटो एक्सट्रैक्शन। इसमें 2 प्लांट हैं हमारे पास, सनफ्लावर या फिर मस्टर्ड। सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी और मस्टर्ड सरसों जो है वो इस प्रोसेस को बेटर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। फाइटो वोलेटिलाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच द प्लांट टेक अप द कंटेमिनेंट such as selenium and mercury from waste water and released into the atmosphere in the form of volatile molecule की फॉर्म में, जब ये ट्रांसपायर करते हैं volatile molecule की फॉर्म में ये हैवी मेटल्स को जो है वो एटमॉस्फेयर में भेज देंगे, जिस वजह से जो है वो इससे हैवी मेटल से ये जो है वो एस्केप हो सकेंगे। फाइटो डिग्रेडेशन, सम प्लांट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स, उनको डिग्रेड करके सिंपलर मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देंगे यूजिंग एंजाइम एंड रिलीज इनटू द राइजोस्फीयर, और वहाँ पे ये जो है वो पॉइजनस नहीं होंगे, डेंजरस नहीं होंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फाइटो डिग्रेडेशन या फिर फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये इन्होंने ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट को सिंपलर फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। अगर ये सिंपली इसमें पिक्टोरियल व्यू में देखा जाए तो फाइटो वोलेटिलाइजेशन, यहाँ पे देखें वोलेटिलाइजेशन ऑफ द पोल्यूटेंट, ये पोल्यूटेंट्स जो होते हैं यहाँ से ये ट्रांसपायर होकर यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर चले गए, या फाइटो डिग्रेडेशन है, डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट, इनको ये
जो है उन्हें सिंपलर फॉर्म में प्लांट के अंदर ही जो इसको चेंज कर दीजिए। देखिए ये लार्जर मॉलिक्यूल थे, इनको इसने डिग्रेड करके ब्रेक डाउन करके ये सिंपलर फॉर्म में चेंज कर दिया। फाइटोस्टेबलाइजेशन, इसको स्टेबल करना है, मतलब इसको इमोबलाइज करना है, तो इसमें क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द कंटेमिनेंट। अगर ये सिंगल फॉर्म में ऐसे होंगे तो ये रूट्स के अंदर यहाँ से ऐसे अब्जॉर्ब हो सकते हैं, तो इसको इन्होंने क्या किया है, प्लांट्स ने डिफरेंट इंजाइम सिक्रीट करने के बाद इनको जो है वो कोगुलेट कर लिया है, जमा दिया यहाँ पे। अब ये देखेंगे लार्जर कंपोनेंट बन गया, लार्जर पार्टिकल बन गया, तो अब ये क्या प्लांट के अंदर इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा, इसलिए ये यहीं पे रह जाएगा, यानी ये स्टेबल हो जाएगा यहीं पे सॉइल के अंदर, और या स्टेबल हो जाएगा या फिर इमोबलाइज हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं फाइटोस्टेबलाइजेशन या फाइटो इमोबलाइजेशन। राइजोफिल्ट्रेशन, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द पोल्यूटेंट फ्रॉम द वाटर, या तो ये इसको खुद यहाँ से वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेगा सिंगली, या फिर ये इसको सॉइल के साथ जो है वो इसको जो है वो बाइंड करने में हेल्प करेगा प्लांट, तो इसलिए इसको कहते हैं राइजोफिल्ट्रेशन। फाइटोडिग्रेडेशन, यहाँ पे ये वाली फाइटोडिग्रेडेशन है ये विद इन द प्लांट हो रही है, और ये वाली फाइटोडिग्रेडेशन जो है वो यहाँ से सॉइल से विद इन द प्लांट यहाँ पे हो रही है, तो दैट इज द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट। फाइटो एक्सट्रैक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ कंटेमिनेंट्स फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट टिश्यू, तो ये यहाँ पे सॉइल के से इसको ऑब्जॉर्व करने के बाद इसको स्टेम के अंदर या फिर लीफ के अंदर जो है इसको स्टोर कर लेता है प्लांट, तो इसको कहते हैं फाइटो एक्सट्रैक्शन। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो इन हैवी मेटल से जो है वो इनके इफेक्ट से बच सकते हैं। आइदर कंट्रोल मेजर में देखें तो पीरियोडिक वैक्यूमिंग ऑफ द हाउस, क्योंकि घर में अगर आप मेटल से जो है वो हैवी मेटल से वॉश आउट हो रही हैं या मरकरी की कम्युलेशन हो रही है, तो हम उसे वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई करेंगे, तो डेफिनेटली वो पोल्यूटेंट से हम जो है वो छुटकारा हासिल कर सकेंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ वुड बर्निंग बाय द गैस, अगर वुड बर्न करेंगे तो हम फॉसल फ्यूल को बर्निंग से जो है वो हैवी मेटल प्रोड्यूस होती हैं, तो हम जो है वो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज या गैस को यूज़ कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ ओल्ड लेड और मरकरी बेस्ड पेंट, कुछ ऐसे पेंट्स यहाँ थे जिनमें मरकरी और लेड यूज़ होता था, तो अब क्योंकि घर के अंदर जब सफाई करेंगे तो वही लेड और मरकरी जो वो वॉश होता जाएगा, जिसके लिए सबसे पहली ट्रीटमेंट यानी कि वैक्यूमिंग का प्रोसेस लिखा हुआ है। तो अगर हम वैक्यूमिंग नहीं कर पाते तो हमें चाहिए कि घर का जो पेंट है वो अच्छा करें, ताकि वहाँ से हैवी मेटल जो है वो वोलेटाइल फॉर्म में और फिर हमारे जब इनहेलिंग प्रोसेस से हमारी बॉडी का पार्ट ना बन जाए। रिमूवल ऑफ मरकरी वेपर बाय पैक बेड ऑफ एब्जॉर्बेंट्स, और हम डिफरेंट एब्जॉर्बेंट्स भी यूज़ करते हैं घर के अंदर, इससे ये क्या करते हैं मरकरी के वेपर को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो वेपर जो है वोलेटाइल फॉर्म में एटमॉस्फेयर में नहीं होंगे और हम इनहेल करने में हमारे जो है वो बॉडी पार्ट नहीं बनेगा। या फिर गोल्ड कोटेड डेनोडर यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज फॉर द रिमूवल ऑफ द मरकरी फ्रॉम द एयर। ये इस तरह से यहाँ पे ये फिगर में भी दिखाया गया है। डेनोडर में इसके क्या होता है कि यहाँ से एयर इसके अंदर आती है और ये डिफरेंट जो कंटेमिनेंट्स होते हैं लाइक ये सोडियम कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सिट्रिक एसिड है, और तो ये इसको क्या करते हैं, इसको रिमूव करके यहाँ से जो है वो क्लीन एयर जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, द सोर्सेज, इफेक्ट्स एंड द डिफरेंट रेमेडिएशन ऑफ हैवी मेटल पोल्यूशन। अगर इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा।